अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुनिया इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका ईरान पर माशी दबाव बढ़ा रहा है। तेहरान आबना हुर्मुज़ को अपने दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा है और ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर वो रास्ता इख्तियार कर रहा है जो उसने माजी में भी इख्तियार किया था। जंग की बजाय मुज़ाकरात, तसादुम की बजाय राब्ता और दुश्मनी की बजाय सफारतकारी। जंग किनारे खड़ी दुनिया को मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने की एक और बड़ी कोशिश हुई है। पाकिस्तान की ये कोशिश अगरचे नई नहीं है, लेकिन आज ये कोशिश पहले से कहीं ज़्यादा बड़े इम्तहान से दो चार है। जून 2026 में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में सालिस का किरदार अदा किया। 22 जून को स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में आला सतही मुज़ाकरात हुए, जिनमें एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और निगरानी समेत मुख्तलिफ मामलात पर तकनीकी मुज़ाकरात का रास्ता निकाला गया और 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे की जानिब बढ़ने का रोड मैप तय किया गया। लेकिन वो 60 दिन गुजर गए और हतमी अमन मुआहदा नहीं हो सका। 17 अगस्त को मुकर्रर मुद्दत ख़त्म हुई, जबकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। अब पाकिस्तान इसी टूटे हुए मुज़ाकराती पुल को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के लिए अमन के सफ़ीर बनकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँचे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस दौरे को ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल करार दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की है, जिसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अबूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए और फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर भी बातचीत की है। एक इंतहाई अहम पेशरफ्त यह भी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की और पाकिस्तान से ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की बेस पर लाने में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। मतलब वाज़ेह है कि वाशिंगटन भी इस्लामाबाद के राब्ते को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद बुसईदी भी कल तेहरान पहुँचने वाले हैं। ओमान पहले भी अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान और ओमान बैक वक्त सफारती सरगर्मी ख़त्ते में एक नए मुज़ाकराती रास्ते की उम्मीद पैदा करती है। मसला ये है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों की लफ्जी जंग तेज़ हो चुकी है। अमेरिका आज से ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त माशी इक़दाम शुरू करने का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान को सहारा देने वाली माशी लाइफ लाइन्स काट देगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने उन ममालिक और इदारों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है जो ईरानी तेल, मालियाती निज़ाम या तिजारत को सहारा देते हैं। माशी पाबंदियों के ऐलान पर ईरान की जानिब से भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रद्द अमल सामने आया और माशी दबाव को गैर कानूनी करार देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी माशी जंग हैं और तेहरान का मौक़िफ़ है कि अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी की है। ईरान अमरीका जंग और मशरिक़ वस्ता में ख़तरे का सबसे हसास मरकज़ आबना हुर्मुज़ है। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फ़ीस ईरानी रियाल या किसी दूसरी मुकर्रर करेंसी में ली जा सकती है। तेहरान जो खलीज से तेल की दरामद रोकने की धमकी दे चुका है, इस पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान दुनिया के बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता और वाशिंगटन के पास तेहरान पर मज़ीद दबाव डालने के कई रास्ते मौजूद हैं। हुर्मुज़ बंद हुआ तो नुकसान सिर्फ अमेरिका या ईरान का नहीं होगा। तेल की कीमत, आलमी तिजारत, खलीजी मईशतें और पाकिस्तान समेत पूरा ख़ित्ता मुतासर होगा और इस्लामाबाद, वाशिंगटन और तेहरान दोनों एक ऐसे फार्मूले पर उनको ला सकता है जिसमें दुनिया को कुछ मिले, दोनों को कुछ छोड़े और ख़ित्ता एक और जंग से बच जाए। इस वक्त पाकिस्तान के सामने सिर्फ सिफारती कामयाबी का मौका नहीं है, एक तारीख़ी ज़िम्मेदारी भी है। अगर इस्लामाबाद इस बार भी दुश्मनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान का किरदार सिर्फ सालिस का नहीं, ख़ित्ते के अमन के ज़ामिन का बन सकता है। जंग शुरू करना शायद चंद घंटों का फ़ैसला होता है, मगर इसके ज़ख्म नस्लों तक रहते हैं। दुनिया जंग के शोर में अब डूब रही हो, मिज़ाइलों की घनगरज सिफारतकारी की आवाज़ दबाने लगे। ऐसे वक्त में अगर ईरान ख़ुद पाकिस्तान के किरदार को अमन की कोशिशों का तसलसल करार दे तो ये मामूली बात नहीं है। ईरान ने दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी पर एक मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान ख़त्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाला मुल्क बन गया और पाकिस्तान के इस मस्बत किरदार को ईरान और अमेरिका दोनों ने एक बार नहीं बार बार सराहा। जो लोग पाकिस्तान को सिर्फ बहरानों का शिकार मुल्क समझते हैं, उन्हें यह मंजर भी देखना चाहिए कि आज इस्लामाबाद दुनिया की बड़ी जंग रोकने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है।
इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के माबैन सालिस का किरदार अदा, दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया, डिप्लोमेटिक डोमेन में पाकिस्तान ने खुद को मनवाया, और फिर जून हमने देखा था लास्ट ईयर मई में सिक्योरिटी डोमेन के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हुआ। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हालिया कुछ ऐसे मामलात हुए जिसके अंदर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी है, डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया, टर्किया, पाकिस्तान के माबैन। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? ऑल दो फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, क्या इस वक्त भी हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि सालिस का रोल प्ले कर सके, 60 रोज़ गुजर जाने के बाद इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करा सकें? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, इट्स अ प्रिविलेज। जी देखिए, ये जो जिस तरह अभी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है जी, और जिस तरह का इसकी एक हिस्ट्री है और इस कॉन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री है, वो आपको भी पता है, कई दफ़ा आप भी प्रोग्राम कर चुके हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, इसमें जो देखें, जो सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी है वो तो ये है कि ये रीजन वॉलेटाइल है। दूसरा ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। फिर कुछ एक नई डेवलपमेंट जो है, एक नॉन जियोपॉलिटिकल एक रियलिटी जो इमर्ज हुई है, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो आपको पता है कि वो एक ऐसा वाटर चैनल है जो कि ईरान और ओमान के दरमियान में डिवाइडेड है। 13 नॉटिकल माइल ईरान के पास और 11 समथिंग नॉटिकल माइल जो है वो तकरीबन ओमान के पास है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जो नई इंपॉर्टेंस है, उसने पूरी की पूरी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज इस रीजन की बिल्कुल चेंज करती हैं जी। अच्छा, अब देखें तो ये जो रीजन है पूरे का पूरा जी, इसके अंदर अब आपने जैसे आपने रेफर भी किया कि एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। अब ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और ये एग्रीमेंट इस पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसके साथ लिंक्ड है, जिसमें ये वेस्ट एशिया पूरे का पूरा आता है, इंक्लूडिंग द पर्शियन गल्फ, इंक्लूडिंग द रेड सी, ये सारा रीजन भी आता है। इसमें देखें, ये जो कैपेबिलिटी थी एक स्पॉइलर की कि वो जब चाहता, जहां चाहता, इस पूरे रीजन में किसी भी मुल्क में क्रॉस क्रिएट कर दे, वो उस एग्रीमेंट से खत्म होगी। फिर जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट था, वो उस एग्रीमेंट के होते ही वो उसका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो यही अगर आप देखें तो यही वो दो चीजें थी जो कि इस रीजन में यहाँ पे भी इफेक्ट कर रही थी। अब बात आ जाती है जहाँ पे ईरान और अमेरिका की, जैसे आप बात कर रहे थे, तो अब पाकिस्तान ने तो ये कोशिशें कभी भी बंद नहीं की जी। आपने जैसे देखा कि अभी भी जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, फिर साथ में उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये और वो उनकी सारी नेगोशिएशंस वहाँ की डिफरेंट दो लीडर से वो मिल चुके हैं, बाकियों से भी मुलाकात हो रही है। फिर जो ओमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि बहुत एक्टिव हैं ऑलरेडी इस सारे इस प्रोसेस के अंदर, वो भी कल वहाँ पहुँच रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि कल जो सबसे पहले बात होगी, या सबसे पहले जो जिस चीज़ पे थोड़ा सा डेलिब्रेट किया जाएगा, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान और ओमान का अब एक जो कलेक्टिव है। और आपको पता है कि ईरान और ओमान पिछले 3 महीने से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर, इसका जो मैकेनिज्म सॉर्ट आउट करने के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी 2 दफा स्टेटमेंट आ चुकी है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है ये अमेरिका की टेरिटरी है। सो आप अगर देखें तो एक कंटेस्टेशन है जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को लेके हो रही है, और बाकी मामलात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी भी काफी हद तक हल हो चुके हैं या हल होने के करीब हैं। लेकिन जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मैकेनिज्म है वो अब जल्दी जो है वो अनाउंस होगा, और वो जैसे ही अनाउंस होगा तो आई थिंक ये मामलात सारे के सारे जो यहाँ पे टेंशन है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो, अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे डाइल्यूट होती है, तो उस वैक्यूम को भी ये एग्रीमेंट जो है वो सॉर्ट आउट करता है। तो इन अ वे एक तरह से बैलेंस है जी, एक न्यू जो जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं उसको ये सपोर्ट करता है, और एक नया जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इस रीजन के अंदर वो उसको लेके आता है। अब ये और ये इसके साथ लिंक है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ, ईरान के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ, और इस पूरे वेस्ट एशिया के साथ।
खैर साहब, ये ओमान के साथ जो ईरान का एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली, और जाहिर है ओमान इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड विद ईरान एट दिस पॉइंट इन टाइम एज फार एज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इज कंसर्न। तो अमेरिका की तरफ से तो बड़ा क्लियर कट ये धमकी दी गई है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उन ममालिक पर भी लगाई जाएंगी जो ईरान को फैसिलिटेट करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में, या उनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, वो ऑयल की ट्रेड हो या तो की कितनी ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लगती हैं ये जो सैंक्शंस वाली धमकियां हैं? क्या अल्टीमेटली यूएस उस तरफ जाएगा, या उससे पहले आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला, क्योंकि ये तो सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स लग रहे हैं, इससे पहले भी यही हुआ कि वक्ती तौर पे तो मामला हल होता है, लेकिन इसको जुज़ वक्ती कहा जा सकता है, कुल वक्ती नहीं। ये देखिए, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है अब ईरान के साथ, तो अगर आप देखें तो जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अब ट्रेड कर रहे हैं। ईरान का जो ऑलरेडी जो 14 पॉइंट्स थे, जो डिफरेंट प्रपोजल्स थे जो दिए गए थे, जिनमें से जिनकी बेसिस पे ये जो एमओयू साइन हुआ था, वो भी इसी पे बेस करता है कि ईरान को ट्रेड की इजाज़त होगी, ईरान की जो रेपरेशंस हैं वो वापस कर दी जाएंगी, उसके जो पैसे हैं। और फिर उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस भी था, और उसमें ओवरऑल जो अरब क्वेश्चन था जिसमें पैलेस्टीन को लेके, वो भी प्री डोमिनेंट था। तो अब ये ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगाना और ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना, ईरान के ऊपर तो पिछले 20 साल से आपको पता है ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं। ईरान की चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ईरान की रशिया के साथ ट्रेड है, ईरान की और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड है, तो सैंक्शंस के बावजूद ट्रेड है। लेकिन ये आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मस को बेस बनाकर और उसको ये कहना कि ये यूएसए की टेरिटरी है, और अगर उसको ईरान जो है यहाँ से कोई ट्रेड करेगा, यहाँ से ऑयल की मूवमेंट होगी, यहाँ से गैस की मूवमेंट होगी, तो उस पर सैंक्शंस लगेंगी। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो जो गल्फ स्टेट हैं, जो कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, उनकी भी सारी ट्रेड यहाँ से होती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि वो जो द कंट्री ऑफ चॉइस जो है उसको सिर्फ इजाजत हो यहाँ से ट्रेड करने की, और ईरान को इजाजत ना हो, जो कि अब इसको अपनी नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर चुका है। तो मैं समझता हूँ जी कि इसको ये सारी की सारी ये पोस्टरिंग है और ये सिग्नलिंग है। वो जो अब ये जो राउंड होने जा रहा है, उससे पहले अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आने के लिए, या ऐसे उस पोजीशन पे आने के लिए कि जहाँ पे अमेरिका सबसे कुछ थोड़ा ज्यादा लीवरेज लेना चाहता हो, तो उसके लिए वो ये मैनूवरिंग कर रहा है और सिग्नलिंग कर रहा है। अदरवाइज ये इस बेस को बनाते हुए सैंक्शंस लगाना और वो करना आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें और बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सबकी ट्रेड यहाँ से होती है। 20% 30%। लेकिन खैर साहब, इस दौरान कई ऐसे मौके आए कि एक फेस सेविंग मिल सकती थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, जहां वो एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे थे, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया, उस अपॉर्चुनिटी को उसके मिस कर दिया गया। तो अब जितना ज़्यादा लिंगर ऑन होगा अमेरिका के लिए वो फेस सेविंग या वो अच्छा नैरेटिव जो एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरनली और एक्सटर्नली भी फातेह बना सके, जिस पोस्टरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज़्यादा तो ये रेजिलियंस दूसरी तरफ भी बढ़ती चली जा रही है। जी, मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो फर्स्ट वीक और मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ सितंबर तक इसको वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो जो नवंबर में इलेक्शन होने को जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और इसमें फिर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत इफेक्ट हो सकती है। तो आई थिंक वो नहीं चाहेंगे कि वो उसको इतना प्रोलॉन्ग करें। उनके ऊपर जो उनका डोमेस्टिक प्रेशर है, जो उनका जो पब्लिक ओपिनियन है यूएसए का, वो ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है इस मामले में। और अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, वो भी इस वजह से बहुत नीचे आ चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये जो मुझे लगता है कि ये जो अब जो राउंड है, जो फाइनल राउंड हो रहा है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ जरूर कंक्लूसिव निकलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आई थिंक कुछ ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है जो अब डेवलप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि देखें ओमान भी उस एक टेबल पे आ गया है, एक तरह से उस जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ईरान के साथ जो उसका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, वो उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है विज़ावी यूएस से। फिर जो आप देखें तो बाकी स्टेट्स जो हैं, जो गल्फ की स्टेट्स हैं, वो भी अब तैयार हैं कि इस पर किया जाए। फिर ईरान को जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरब, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, उस पर यूएसए को भी एतराज़ नहीं है। दोनों मुल्कों को पाकिस्तान पे भरोसा भी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। दोनों मुल्कों का ओमान पे भी एक ट्रस्ट है। और इस दफ़ा जो नेगोशिएशंस हैं, यानी जो कल होनी है, वो इसी एक अरेंजमेंट के अंदर होनी है। तो मैं समझता हूँ जी ये वाली अपॉर्चुनिटी
प्रेसिडेंट ट्रंप लूज नहीं करेंगे। अगर इसको भी लूज करेंगे तो फिर जो नवंबर का इलेक्शन है, बिकॉज देयर इज नो मोर टाइम टू लूज, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लास्टली आपको लगता है कि इस स्टेज पे ये कंक्लूसिव हो जाएगा, एग्रीमेंट होगा, या फिर ये जो 60 दिन का सीज फायर था उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा? जी मुझे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैकेनिज्म है, मैंने जैसे कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी है, हो सकता है कि कोई बहुत कंक्लूसिव स्टेटमेंट कल ना आए या परसों ना आए, और अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर ज़ाहिर है थोड़े से दिनों के लिए एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉरिडोर है जी, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कि दोनों के लिए विन विन हो, जो कि ईरान का, अब उसने जो अपनी इसको नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, सेम आपको याद होगा कि इवन इजिप्ट में स्विस कैनाल के मामले में भी ये हुआ था। फिर स्विस कैनाल के ऊपर इजिप्ट की उस पोजीशन को अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने नहीं माना, उस पे उसको एग्रेशन भी हुई, वो एग्रेशन भी उसने बर्दाश्त की, उसके बावजूद वो एक चलता रहा। लेकिन अगेन इजिप्ट की जो उसके ऊपर सुजरेनिटी है, वर्किंग सुजरेनिटी, वो एक्सेप्ट की गई। सो अब इसलिए भी ये जो है, अगर आप देखें तो ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और उस कंसिडर करने के साथ साथ कहने से ये टेरिटरी तो अमेरिका की नहीं हो जाती। इट्स नॉट अलास्का जी, ये कोई ऐसी टेरिटरी तो नहीं है जो अमेरिका ने पैसे दे के ले ली है। कहने को तो आप नहीं कह सकते, इंटरनेशनल वाटर जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ टेरिटोरियल वाटर भी है। सो एक मुझे लगता यही है कि इंशाल्लाह अगले एक दो दिनों के अंदर इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म निकलेगा जी, और अगर फौरन अनाउंस ना हो तो थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी, और विद इन दैट इस मामले को हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कौन कितना मकबूल है, किस शख्स की किस सियासी जमात से वाबस्तगी है, इससे कता नज़र अदालतें फैसले हक़ाइक़ और दलाइल पर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत का इख्तियार था, इस पर अमल हुकूमत ने करना था, लेकिन यहाँ बहस रियासती इख्तियार की है। अदालती उज़्मा का हुक्म मौजूद, लेकिन इस पर अमल दरामद की तरीक़ाकार पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो चुका है। अदालती हुक्म की असल रूह क्या थी और क्या इस पर मुकम्मल अमल हुआ? हुकूमत शिफा अस्पताल की बजाय इमरान खान को पिम्स अस्पताल के लेकर गई, तो इसके पास क्या कानूनी जवाज़ था? अगर अदालती हुक्म की तशरीह हुकूमत अपनी सहूलत के मुताबिक करेगी तो फिर कानून की बालादस्ती सिर्फ किताबों में रह जाएगी। मामला इमरान खान की सेहत का है, लेकिन इसके असरात सिर्फ एक कैदी या एक सियासी जमात तक महदूद नहीं है। ये बराह रास्त सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रियासती इदारों की मर्जी से होगा या आइन और कानून के मुताबिक? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकली का हुक्म दिया था। हुकूमत उन्हें अडयाला जेल से शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम्स अस्पताल ले गई। तिबी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का कहा था। हुकूमत पिम्स अस्पताल ले गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली समात तक अस्पताल में रखने का हुक्म दिया। हुकूमत ने बानी PTI को अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। तीसरा इल्ज़ाम यह भी लगाया गया कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान से उनका मुआयना कराना तो दरकिनार, उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। अहले खाना से मुलाकात ना कराने, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रखने के इल्ज़ामात इसके अलावा हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त के तनाजुर में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की। उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द चीफ जस्टिस के सामने पेश करने की यकीन दहानी कराई गई है। अदालतें ज़रूरत पड़ने पर रात को भी बैठती हैं। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 18 अगस्त के हुक्म पर अमल कैसे कराती है। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर उज़्मा खान और ज़ाती मौलिश डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल किया जाए और तमाम ज़रूरी टेस्ट कराए जाएँ। जिन्होंने भी तौहीन अदालत की उन्हें सज़ा दी जाए। इस वक्त साबिक़ वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक अमल है जो हुकूमत ने किया और फिर उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर जो अमल हुआ, हुकूमत की जानिब से मिनोअन तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये कह के बरी जमा होते हैं कि हमने तो बानी PTI का इलाज करा दिया है, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं और उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो क्या ये जवाज़ काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसने तो उम्मीद पैदा की पूरी कौम के अंदर, और दोबारा से ये तसव्वुर हुआ पैदा कि अदालत जिंदा है, ठीक है जी, और अदालत के प्ले अ रोल। हुकूमत ने जो कुछ किया वो भी कुछ नया नहीं है। मैंने तो ये अपनी जिंदगी में बेशुमार बार देखा है कि जब भी कोई हुकूमत
जाने वाली होती है तो उसकी आखिरी लड़ाई जो है वो हमेशा अदलिया से होती है। मतलब अदलिया वो जगह है जिसमें वो बिल्कुल, इसकी मिसाल ऐसी है, कोई बच्चा अगर अपने बाप से लड़ पड़े, अपने किसी बड़े के सामने बदतमीजी पे खड़ा हो जाए तो उसको मुआशरा क्या कहेगा। इसी तरह से अदलिया के बारे में यही तस्वुर किया जाता है कि उसका फैसला आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अदलिया का फैसले का एहतराम करना सब पे वाजिब है और जायज़ है। तो इस लिहाज से हर वो हुकूमत जो बुखलाहट में आ जाती है, वो बुखलाहट के बाद वो अदलिया के फैसलों को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। और इस हुकूमत को थोड़ा सा कुछ अरसे में ये आदत भी पड़ गई थी, ये समझते हैं कि जी अदलिया जो है वो मोम का नाक है, इधर मोड़ दे, इधर मोड़ दे, इधर भी मोड़ दे। और माजी में भी कुछ रिवायात ऐसी नहीं है इनकी कि ये अदलिया के अपने खिलाफ फैसलों को अपनी तौहीन समझते हैं और अदलिया के खिलाफ उसकी तौहीन करने को अपना हक समझते हैं। नहीं, लेकिन दुरानी साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये तासुर मजबूत हो गया कि एग्जेक्टिव जो है वो मजबूत हुई है जुडिशरी के ऊपर। तो क्या यहाँ पर अदलिया और हुकूमत के माबैन कोई तनाज़ा देखते हैं आप? इसके नतीजे में कोई दरार पैदा हो सकती है? देखिए, अदलिया हुकूमत जो अपना पावर ड्रॉ करती है या हुकूमत जिस चीज से डराती है वो हाइब्रिड फायर वॉल है जिससे वो हर एक को डराते हैं कि जी हमारे करीब ना आना, हमें फायर वॉल है और वो तुम्हें काट लेगी, कट जाएगी, करंट लग जाएगा तुमको, कि जी हम हाइब्रिड हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पहला इससे तासुर अवाम ने लिया है वो ये है कि इनकी हाइब्रिड प्रोटेक्शन अब खत्म हो गई। और अगर ऐसा हुआ है तो अवाम बहुत खुश होंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो तो बेचारे पिसे पड़े हैं इनकी हाइब्रिड जुल्म के नीचे। और नहीं, एक अवाम की नज़र है, एक आपकी नज़र है। बनज़र अमी के जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा कोई तासुर मिलता है? देखिए, मेरी नजर जो है, हाँ मैंने रिफ्लेक्शन में देखा है। मेरा यूजुअली मैं पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं उसकी रिफ्लेक्शन में देखता हूँ। इसके बाद जो पीटीआई का रवैया है उसने बहुत एक मतलब, क्योंकि मैं तो पहले से वो बात कर रहा था इसलिए मैंने उसको ज्यादा फील किया कि मेरा हमेशा से पीटीआई से ये मुतालबा था कि आपका मद्दे मुकाबिल जो है वो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। वो जब उठते थे ठक जाके एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर मारते थे। मैं कहते थे क्यों बॉल मारते हो यार रेफरी को, कि खिलाड़ी से खेलो। तो अब जो इसके बाद जो पीटीआई का रवैया है तारिक, उस रवैये ने ये साबित किया है कि पीटीआई ने अपना जो रूटीन का बिहेवियर था उसको मेंट किया। इस दफा उन्होंने किसी किस्म की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या अदलिया के ऊपर या किसी के ऊपर मतलब स्पेशल्स कॉल करने के बजाय उन्होंने डायरेक्टली, और मैं तो उन्हीं को जिम्मेदार समझता हूं, जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को उसका मुर्द इल्जाम ठहराया है, उन्हीं को उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो ये साबित, ये जाहिर करती है कि कुछ हुआ चाहता है या हो सकता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ जस्ट टू चेक द पल्स ये हुआ हो और वो उन्होंने कर लिया है और उसका उनको शायद फाका भी हुआ हो। देखें, पल्स जो होती है ना, पल्स चेक करने के हो सकता है एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन मेरा ये तजर्बा कहता है कि ये पल्स एक दफा चेक होती है, फिर दूसरी दफा चेक होती है, पांचवी छठी दफा जब चेक होती है तो फिर वाकई हार्ट फेल हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये जो इक़दामात होते हैं जब ये तसलसल से होने लग पड़ते हैं, जब जो है अनहोनियां जो है वो बार बार होने लग पड़ती हैं, जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में कुछ हो भी जाया करता है। तो क्या होता हुआ देख रहे हैं सर लास्टली? हाँ, देखिए, मैं इस सारी सिचुएशन में ये होता हुआ देख रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो इस वक्त जो हुकूमत की दोनों पार्टियां हैं वो खुम ठोक के निकल आई हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और ये मैं आपको बड़ी अपनी इस बात को मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। और उन्होंने ये फैसला किया है कि मुल्क के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, सूबों की कोई बात या अवाम की रिलीफ का कोई एक्शन अगर आएगा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से,
तो वो दोनों मिलके वेहेमेंटली उसके ऊपर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, झगड़ना शुरू कर देंगे और धमकियां देना शुरू कर देंगे। और उनका ये ख्याल है कि इस वक्त अगर कोई ऐसी कोशिश की गई जिसके नतीजे में उनका ग्राउंड के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्वेश्चन हुआ या उनकी बाउंड्रीज के अंदर कोई चेंज की बात की गई, तो इसके ऊपर वो इतना ज्यादा शोर मचाएंगे। एक भी मचाएगा, दूसरा अपने तरीके पे मचाएगा, भले आपस में लड़ना पड़े, भले अपने अपने पैसे से लोगों को खड़ा करना पड़े। वो जो है इस वक्त एक मैश क्रिएट करना चाहते हैं मुल्क के अंदर फॉर एनी पॉजिटिव मूव और एनी पॉजिटिव चेंज, जो कि इनिशिएट जैसे नहरों के ऊपर इन्होंने किया, हमेशा करते रहे, कालाबाग डैम पे किया, हर उस इश्यू पे जो कि नेशनल इंटरेस्ट का हो उसको ये इतनी गर्द उड़ाते हैं कि उसकी तरफ बढ़ना नामुमकिन है। तो अभी भी ये यही कुछ करेंगे। अब ये हिकमत की बात है और इस्टेब्लिशमेंट की और मुल्क के साथ जो हमदर्दी रखने वाली कुव्वतें हैं उन्हें ये देखना है कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे। एक अनइलेक्टेड नॉन रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं, जो आवाम को उनका राइट नहीं दे रहे, जो आवाम के ऊपर नाजायज जुल्म कर रहे हैं, उनकी कितनी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मीर रजा केस सिर्फ एक नौजवान की पुरस्कार मौत का मामला नहीं रहा, ये सिंध के तफ्तीशी निज़ाम के लिए एक खुला इम्तहान बन चुका है। पुलिस की तफ्तीश तसल्ली बख्श है तो फिर बार बार नए फोरम्स की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर तफ्तीश में खामियां हैं तो इन खामियों का जिम्मेदार कौन है? बेटे की मौत के बाद वालिद ये पूछने पर मजबूर है कि सिर्फ ये बता दें मेरे बेटे के साथ असल में हुआ क्या था। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की जान गई, तहकीकात मुकम्मल होना तो दूर की बात, अभी केस इब्तदाई मरहले में ही था जब पुलिस मीर रजा की मौत को खुदकुशी साबित करने पर बज़िद थी। पुलिस सर्जन ने मौत पर सवालात उठाए तो सिंध हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम ने भी माफ़िया मांगी, लेकिन क्या माफ़ी मांग लेने से मकतूल को इंसाफ मिल गया? अहले खाना ने अदम एतमाद किया तो तहकीकाती कमेटी तब्दील कर दी गई। अब अहले खाना जो जुडिशल कमीशन बनाने की बजाय JIT की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर बज़िद थी और सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। अहले खाना ने जुडिशल कमीशन की बजाय JIT का मुतालबा कर दिया और पुलिस के साथ कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया गया है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा और डॉक्टर सुमैया भी शामिल हैं। तहकीकात करने वाली कमेटी के अरकान को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहकीकाती टीम को हतमी चालान पेश करने से रोक दिया है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने चैम्बर में दरख्वास्त की समाअत की और फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जुडिशल कमीशन किन कवायद ज़वाबित के तहत काम करेगा, अदालत ने ये तफसीलात भी मांग ली हैं। मीर रजा के वकील जबरान नासिर ने अदालत में इंतहाई बुनियादी सवालात उठाए। वकील जबरान नासिर का कहना था कि नई तहकीकाती टीम 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी हकायक तक नहीं पहुंच सकी। 25 दिन बाद कह रहे हैं कैमरे ख़राब हैं। पुलिस तहकीकात किस नतीजे पर नहीं पहुंची, इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील केस पर मनफी तौर पर असरअंदाज होगी। जुडिशल कमीशन क्यों, क्या हुकूमत पुलिस की तहकीकात पर अदम एतमाद कर रही है? अब ये सवाल मामूली नहीं है। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन बनाए जाने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वज़ीर आला खुद तो तहकीकात नहीं कर सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काबीना से जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी ली गई। काबीना की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया। जुडिशल कमीशन 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। मरहूम मीर रजा की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। जिसने ये सफाक काम किया है, जो मौत का बाइस बना, वो मंजर आम पर आना चाहिए। जो कोई भी कसूरवार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम भी हासिल कर ली है, जो उसकी वालदा के नाम मुंतकिल की गई है। इतलात के मुताबिक व्हाट्सएप अकाउंट और बैकअप डेटा तक रसाई हासिल करके आखिरी राब्तों का सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी। ये डेटा शायद इस केस का सबसे अहम राज खोल देगा, क्योंकि मोबाइल खामोश हो सकता है लेकिन डिजिटल शवाहिद अक्सर खामोश नहीं रहते। सिंध हुकूमत के सामने असल इम्तहान ये है कि वो इदारों को बचाएगी या सच को। किसने जुर्म किया है वो सामने आना चाहिए, किसने शवाहिद छुपाए हैं उनको जवाब देना होगा। अब किसी एहलकार ने गफलत की है तो इसका एहतसाब करना होगा, और अगर किसी पर लगाया गया इल्ज़ाम गलत है तो इसे भी कानून के ज़रिए बेगुनाही साबित करने का पूरा हक मिलना चाहिए। एक ख़ानदान अपने बेटे की मौत का जवाब मांग रहा है,
मीर रज़ा का केस फाइल बंद करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। इदारों को शफाफ तहकीकात करना होगी, जवाब देना होगा, और जवाब भी किसी प्रेस रिलीज से नहीं, सबूत से देना होगा। अब वक्त आ गया है कि इदारे अपनी साख बेहतर बनाएं, मीर रज़ा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाकर साबित करें कि मुकाम शहरी की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी ताकतवर शख्स की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन और इस पर चंद क्लिक्स, बच्चा एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता है जहां उसे ये भी मालूम नहीं होता कि सामने मौजूद शख्स कौन है। दिखाई जाने वाली चीज़ हकीकत है या फ़रेब, और जो मवाद उसे मुसलसल दिखाया जा रहा है वो तफरी है या उसकी सोच और शख्सियत को मुतासिर करने वाला एक एल्गोरिदम। न्यूजीलैंड ने इसी खतरे को संजीदगी से लेते हुए 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियों का कानून लाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लिक्सन का कहना है कि नई नस्ल को पहुंचने वाला नुकसान मजीद कबूल नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक 13 से 17 साल के हर 3 में से एक बच्चा सोशल मीडिया पर रोज़ाना कम से कम 5 घंटे गुजार रहा है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद की लत मुसलसल उनकी जहनी सेहत बर्बाद कर रही है। नींद, तालीम और ख़ानदानी ज़िंदगी पर सोशल मीडिया के असरात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। न्यूजीलैंड में मुजवज़ा कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को ये यकीनी बनाना होगा कि 16 साल से कम उम्र बच्चे अकाउंट्स ना बना सकें। उम्र की तस्दीक के लिए डिजिटल शनाख्त और दीगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर आलमी आमदनी के 10% तक जुर्माने की तजवीज़ की गई है। फैसला अगरचे अभी कानून नहीं बना, सियासी मुखालफत भी मौजूद है और नवंबर के इंतखाबात से पहले इसकी मंजूरी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन न्यूजीलैंड अकेला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जहां 16 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, रेडिट और दीगर मखसूस प्लेटफॉर्म्स को अंडर 16 सारिफीन के अकाउंट्स रोकने के लिए माकूल इकदाम करना लाजिम है। इंडोनेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हाई रिस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स की पाबंदी शुरू कर दी है। इस फहरिस्त में यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स शामिल है। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, डेनमार्क, यूनान, इस तरह से स्लोवेनिया, मलेशिया और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ नौइयत की उम्र की पाबंदियाँ या कवानीन पर काम हो रहा है। यहाँ एक अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है, हर मुल्क में मुकम्मल पाबंदी नाफिज नहीं हुई। मिसाल के तौर पर फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुजवज़ा पाबंदियों को रवामा फ्रांस की आइनी काउंसिल ने बुनियादी आज़ादियों और प्राइवेसी से मुताल्लिक़ खदशात के बायस रोक दिया है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। हम कब फैसला करेंगे? पाकिस्तान में भी अब ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि पार्लियामान और सूबाई असम्बली तक पहुँच चुकी है। जुलाई 2025 में सेनेट में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी का बिल सामने आया था, जिसमें प्लेटफॉर्म्स के लिए उम्र की तस्दीक और खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की तजावीज़ शामिल थी, मगर ये बिल बाद में वापस ले लिया गया। जुलाई 2026 में पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा कराई गई जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी और उम्र की लाजमी तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। करारदाद में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन जिनसी इस्तेहसाल और डिजिटल लत जैसे ख़तरात की निशानदेही की गई। फैसला सिर्फ पाबंदी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को सोशल मीडिया से रोक दिया जाए मगर उसके हाथ में मौजूद मोबाइल, जारी शनाख्त, VPN, मुतबादिल ऐप्स और गैर महफूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुले छोड़ दिए जाएँ तो क्या मसला वाकई हल हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का तजर्बा भी यही बताता है कि कानून बनाना एक मरहला है, इस पर मौसर अमल दरामद दूसरा। तहकीक में यह भी सामने आया कि कुछ बच्चे उम्र की तस्दीक के निज़ाम को चकमा देने के तरीके तलाश कर रहे हैं। इसलिए को अगर कदम उठाना है तो सिर्फ पाबंदी नहीं बल्कि उम्र की तस्दीक, वालिदैन की रहनुमाई, स्कूलों में डिजिटल तालीम, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर निज़ाम और सोशल मीडिया कंपनीज़ की जवाबदही सबको एक पॉलिसी का हिस्सा बनाना होगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।